हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यार मंगिया सी रब्बा ते तू रो के केरी मैं खुदाई मांग लई, मर जान दे किसे दा मैनू होके केरी मैं खुदाई मांग लई। गाने के बोल फुल वॉल्यूम में पूरे कमरे में गूंज रहे थे। सामने पैर पर नीम तराज वो मसलसल सामने दीवार पर मौजूद इस तस्वीर को देखता हुआ शिद्दत से एक एक बोल बोलकर खुद को महसूस कर रहा था। ये सॉन्ग उसके जज्बात की मुकम्मल तर्जमानी करता था, इसलिए वो उस गाने को बार बार सुनता था। इस वेल फर्निश्ड जदीद सहूलत से आरास्ता बड़े से बेडरूम में स्टाइलिश और महंगा तरीन फर्नीचर, इम्पोर्टेड शोपीस और पेंटिंग्स, हर चीज़ उसके मकीन के ज़ोर का मुंह बोलता सबूत है। इस सब के अलावा बेड के एंड सामने दीवार पर मौजूद वो तस्वीर देखने वालों की आंखों को हैरा करती थी, जिसने तकरीबन दीवार को आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ था। वो एक बेहद खूबसूरत कमसुन लड़की का पोर्ट्रेट था, जो किसी माहिर मुसव्विर ने फ़न का कमाल था। छोटे छोटे इस लड़की के मुत्ती पोस्ट जिनको जोड़कर लड़की का एक मुकम्मल हंसता हुआ पोर्ट्रेट बनाया गया था, जो इतना खूबसूरत और जानदार था कि कमरे की खूबसूरती में उससे चार चांद लग गए थे। इस पोर्ट्रेट को उसने पूरे दिल से बनवाया था। वो उसकी हर हर अदा को हमेशा के लिए महफूज रखना चाहता था। ऐसा ही तो उसका दीवाना था। उसकी ज़िंदगी में बाहर बनकर आई वो लड़की जाते जाते उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए हज़ां के हवाले कर गई थी। वो जो उसकी मोहब्बत, दीवानगी, जुनून, उसका इश्क थी, उसके दिल में धड़कन बनकर रहती थी, मगर उसको छोड़कर जा चुकी थी। उसके बिना वो एक जिंदा लाश बन चुका था। हंसना, मुस्कुराना, खुश होना भूल गया था। उसके सारे एहसास अपने साथ लेकर गए थे, सिवाय खुद की जादू के। और वो इश्क जो कि लहू बांधकर उसके रगों में दौड़ता था, वो जीना नहीं चाहता था। हाँ, वो उसके बगैर मर जाना चाहता था, मगर वो जी रहा था, वो जिंदा था, सिर्फ उसे एक बार देखने की आस में, उससे एक बार मिलने की ख्वाहिश में, और एक बार फिर से उसके पास आने की उम्मीद में। अब वो उसके चेहरे को देखते हुए आंखें बंद कर चुका था, जैसे निगाहों के रास्ते उसको दिल में उतार रहा हो, जहाँ उसके सिवा कोई उसको देखने वाला ना हो। वो आंखें मूंदे उसकी तस्वीर उसके तस्वर में खोया हुआ था, ख्यालों की हसीन दुनिया में, जहाँ उसके साथ साथ ही सॉन्ग एक बार फिर से शुरू हो चुका था। उसने चौंक कर आंखें खोली और इत्तराफ में देखा। ख्यालों में उसके साथ हर जगह मौजूद वो लड़की अब कहीं नया थी। हाँ, उसकी नजरों से दूर थी। उसका पहलू जो कभी उसके वजूद से आबाद रहता था, अब खाली था। उसकी बीवी उसके पास नहीं थी, ना जाने कहाँ थी, कैसी थी, किसके पास थी। हाँ, वो उससे दूर न जाने कहाँ थे। इस हयात से ही उस पर दीवानगी सवार हो चुकी थी। उसने जुनूनी अंदाज में पास रखी टेबल को देखा, उस पर मौजूद चीज़ों को उठा उठाकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक के बाद एक हाथ आती हुई कमरे में मौजूद हर चीज़ को वो तोड़ने लगा था। कुछ देर पहले नफासत से सजे हुए रूम का अब वो हशर हो चुका था। रूम में अब सिवाय इस तस्वीर के कुछ ही चीज़ें बची हुई थी, जो उसके जुनून की नज़र होने से बच गए थे, क्योंकि एक बार फिर से उसकी नज़र पोर्ट्रेट पर पड़ चुकी थी। हाथ में मौजूद अपने फोटो फ्रेम का दूर फेंकता हुआ वो उसके सामने जा खड़ा हुआ था। उसको देखते हुए उसके दिल की दुनिया में दोबारा मातम बर्पा हो चुका था। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? क्यों आप मुझसे जुदा हो गई? क्यों मुझसे बिना कुछ कहे चली गई? क्यों? दिल का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब वो जोर जोर से चीखते हुए धीरे धीरे फर्श पर बैठता जा रहा था और दर दरे मार मार कर रोते हुए वो मुसलसल बस एक ही जुमला बोल रहा था, माई लिटिल एंजल प्लीज कम बैक। हालिब और आदि इस वक्त किचन में खड़े रात का खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। पूरा किचन इस वक्त ऐसा बिखरा हुआ था जैसे यहाँ अभी जंग लड़ी गई हो। रकीम, यार तू तो अब कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? प्लीज ये थोड़े बर्तन धो देना। वो कमीना तो सर मुंह लपेट कर नाराज महबूबा बना हुआ अंदर पड़ा हुआ है। आदि ने आटे से तब्बा आजमाई करते हुए जैकेट पहनते रकीब से कहा, सॉरी बास, मम्मी ने अपनी कजन के लिए कुछ सामान भेजा है, मुझे वो उन तक पहुंचाना है और रोहान के लिए शॉपिंग करनी है, तू साथ साथ वो भी निपटा लूंगा। रकीब ने साफ हरी झंडी दिखाते हुए कहा, तू कल हमारे साथ चलना ना, हमने भी तो शॉपिंग करनी है ना। आदि ने फिर से उसे रोकना चाहा। नो, आई नीड सम फ्रेश एयर जार। कल मैं तुम लोगों के साथ कुछ भी सुकून से नहीं ले पाऊंगा, और वैसे भी मुझे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा इस वक्त काम करने का कोई भी मूड नहीं है। अभी किचन में तुम दोनों की ड्यूटी है, तो बेहतर होगा कि अपने काम खुद करो। वो झुककर जूते पहनते हुए बोला, फिर उठकर एक तैराना नज़र किचन में डाली, जहाँ पर आदि आटा गूंदने के बाद कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटते हुए हालिब को एक तरफ करता हुआ स्टैंड से रोटियों का तवा निकाल रहा था। तू शायद भूल गया है घटिया इंसान, दोपहर जब तेरी और उस कमीने की बात थी तो तुम दोनों का फैलाया हुआ गंद खाना खाने के बाद हमने समेटा था, और बाद में सबके लिए काफ़ी भी बनाए थे। हालिब ने भी आदि का साथ देते हुए रकीम को जताते हुए कहा, पर मैंने तो तुमसे नहीं कहा था ना, ये तो इस डैशिंग कमीने ने
लाचार बेकारियों की जैसी सूरत बनाकर तुम दोनों को अपना बनावटी दर्दों के किस्से सुनाकर अपने हिस्से का काम करवाया था, क्योंकि किचन उसने समेटना था। रकीब ने कमरे में मुंह बनाकर निकलते हुए फहीम को देख लिया था, जिसलिए वो जानबूझकर फहीम की शान में कुछ मोजिद अलकाबात का इजाफा करते हुए बोला। फहीम ने आग पर सातवीं नजर से रकीब को देखा था और फिर वो उछलते कुछ ही कदमों का फासला अबूर करता हुआ रकीम तक पहुंचा। उसकी गर्दन को एक बाजू में दबोच लिया, साथ ही उसने दूसरे हाथ से रकीम का बाजू मरोड़ कर कमर से लगा दिया। अब बोल, क्या बकवास खा रहा था छोड़े इंसान? डैशिंग कमीने, किसी को कहा रहा था? ओ लाचार बकारी कौन? फहीम ने रकीम के गर्दन पर हाथ का दबाव बढ़ाते हुए कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये दोनों ही दोपहर किचन को समेटने का एहसान जतला थे। रकीम बीची बीची आवाज में दोनों हाथों से उसका बाजू हटाने की कोशिश करता हुआ बोला। सुबह तुम तीनों ने मुझे पंचिंग बैग समझकर इतनी धुलाई की और अब मेरे दर्द तुम्हें मसनून नजर आ रहे हैं, बेगैर तो। फहीम ने रकीब को खुद से दूर झटकते हुए किचन में खड़े हुए आदि और हालिब को घूर कर कहा। हाँ तो क्या जरूरत थी अपनी ये गज बैंड की लंबी जुबान लड़की के सामने बिना सोचे समझे हिलाने की? तेरी वजह से कितना एम्बेरस फील किया हमने उसके सामने। आदि फहीम को देखकर किचन से बाहर निकल गया था और फहीम के सामने खड़ा हाथ नचा नचाकर लड़ाका औरतों की तरह बोला। तो मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ था कि वो अरबी सूरत वाली स्नो वाइट पाकिस्तानी निकल आएगी? मैं तो उसको कंग फू पांडा की सेटिंग करवाने के चक्कर में था। फहीम हाल के मार्शल आर्ट के शो की वजह से उसको कंग फू पांडा कहता था, जिस पर वो हमेशा चिढ़ जाता था। अब भी वो ताप चुका था, इसलिए किचन काउंटर के पीछे से उसने पास पड़े हुए बेलन से ताककार फहीम का निशाना लिया था, जो बदकिस्मती से वापस किचन की तरफ घूमते हुए आदि के सर पर ठाक काट के लगा और अब रात में सूरज के दीदार करवा गया था। वो सर पकड़कर कराते हुए बैठ गया था और अपने सर को टटोलते हुए खुद को यकीन दिलाने लगा था कि सर कहीं से फटा तो नहीं, मगर उसका सर अभी सही सलामत था। तभी दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए उसने गुस्से से सर उठाकर हालिब को देखा और झुककर वही बेलना दोबारा हथियार के तौर पर हाथ में उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। देख आदि, मैं इस डैशिंग कमीने को मारा था, गलती से तुझे लग गया। दोनों हाथ अपने बचाव के लिए आगे की तरफ किए बोलता हालिब ओपन किचन की दूसरी साइड पर बाहर निकलने लगा था और उछलकर सामने खड़े दांत निकालते फहीम के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करने लगा था। उसने डाल के तौर पर फहीम के कांधों से पकड़ लिया था, क्योंकि आदि के इरादे नेक नहीं लगे थे। वो मसलसल खून हमारे से घुटता हुआ उसकी जानब बढ़ रहा था। गलती से भी परफेक्ट निशाना लगाया है तूने, वो तो शुक्र है मेरा सर नहीं खुला, मगर फिक्र मत कर, मैं आज तेरा सर जरूर इस बेलन से खोलूंगा। आदि उसको धमकाते हुए उन दोनों के सर पर पहुंच गया था। हालिब उससे बचने के लिए इधर उधर भागकर कोई भी चाय पना ढूंढने लगा था। आदि भी उसके पीछे पीछे लपका था और उसने कुछ ही कदमों के बाद भागते हुए हालिब को झपट कर एक हाथ से पकड़ लिया था और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ बेलन जोर से कंधे पर मारना चाह, मगर हालिब उसका हाथ झटक कर एक बार फिर भागते हुए बच गया था। अब तो आदि का दिमाग जैसे पूछना तक घूम चुका था। फहीम पकड़ उसे कंग फू पांडे को। आदि ने जोर से चीखते हुए सामने सोफे पर खड़े एंजॉय करते फहीम से कहा, जिसने आदि की पुकार सुनते सोफे से पीछे की तरफ कूद कर पास से गुजरते हालिब को दबोच लिया था। गुड गुड मेरे शेर, ऐसे पकड़ कर रख इस निशाने बाज की औलाद को, कहते हुए आदि ने खड़े खड़े दूर से ही बेलन सामने हालिब की तरफ फेंका था, जो तेजी से नीचे झुक गया था और बेलन सीधा फहीम के मुंह पर लगा था। वो दर्द से बिलबिलाकर हालिब को छोड़ता अपना मुंह पकड़कर नीचे बैठ गया था, जबकि हैरान परेशान आदि और हालिब ने एक दूसरे की तरफ देखा था और तेजी से फहीम के पास पहुंचते, जो अब तक अपना मुंह पकड़े खामोश बैठा हुआ था। फहीम, क्या हुआ मेरे भाई, जोर से लग गई क्या? इधर देख, ऐसे क्यों बैठा है? आदि ने हमदर्दी से उसके कांधे पर हाथ रखकर पूछा। इधर देख तो यार, क्या हुआ? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई है? हालिब ने उसके मुंह पर हाथ उठाकर चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा। जहां उसके थोड़ी के ऊपरी हिस्से पर नाक की हड्डी पर और सीधी आंख से दाएं तरफ जरा से ऊपर बड़े बड़े से नील पड़ गए थे और फहीम ने सर उठाकर एक नजर आदि और हालिब को देखा। इन दोनों की तशवीश ज़्यादा चेहरा देखकर सुकून से कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था। वो दोनों भी उसके साथ ही खड़े हो गए थे। फिर इन दोनों के देखते देखते फहीम ने जोर से घुटना सीधी तरफ खड़े हालिब के पेड़ पर मारा और उल्टे हाथ का एक पंच दूसरी तरफ खड़े हुए हादी के मुंह पर मारा और यूं एक बार में वो तीनों चीखते चलाते एक दूसरे से गुत्ता हो चुके थे, जबकि काफी देर पहले ही रकीम चुपचाप इन तीनों को एक दूसरे से उलझता हुआ छोड़कर जा चुका था। शॉपिंग मॉल के जेंट्स डिपार्टमेंट में घूमते हुए वो अपनी आधी से ज्यादा शॉपिंग कंप्लीट कर चुका था। रोहान के दी हुई लंबी सी लिस्ट निपटाकर अब वो डैड के लिए अपनी पसंद से कुछ चीजें खरीदना चाहता था। डैड को वॉचेस का बहुत शौक था, वो उनके लिए एक अच्छी सी वॉच खरीदना चाहता था। रोशान और राहम की शॉपिंग भी वो निपटा चुका था। तभी एक्सीलेटर से ऊपर जाते उसकी नजर बराबर वाली साइड से नीचे आते हुए एक्सीलेटर पर पड़ी, वहां पर एक बेहद
लंबे गोल्डन बालों वाली लड़की पीठ मोड़े खड़ी थी, उसके बाल उसके घुटनों तक थे। लंबे बाल रकीब की कमजोरी थे, उसे लंबे बालों से इश्क था। वो उस लड़की के बालों को बहुत ही गौर से देख रहा था, पर एक बात उसको काफी अजीब लग रही थी कि यहाँ इस मादर पदर आजाद मुल्क के मॉडर्न कल्चर में वो कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अब तो पाकिस्तान में भी लड़कियां लंबे बाल पसंद नहीं करती थी क्योंकि फैशन में इन नहीं थे, तो यहाँ पर ये कौन थे जो आउट ऑफ फैशन ट्रेंड को फॉलो कर दिए। उसका उसको पता भी नहीं चला कि कब वो थर्ड फ्लोर से जल्दी जल्दी दो दो सीढ़ियां फलांगता तो बड़ा नीचे सेकंड फ्लोर पर उस लड़की के पीछे चल दिया था। जहां जहां वो लड़की जा रही थी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसको खुद पर हैरत होती कि वो यहाँ सब काम छोड़े हुए एक लड़की का पीछा कर रहा था। उसने ऐसे उससे पहले कभी भी नहीं किया था क्योंकि वो चारों बेहद हैंडसम और गुड लुकिंग थे। वजाहत उनको अपने खानदान से विरासत में मिले थे, अपनी वजिया पर्सनैलिटी और लड़कियों के अपनी तरफ अट्रैक्शन से वो चारों दोस्त बाखूबी वाकफ थे और इसीलिए काफ़ी हद तक मगरूर थे। अब तक अपनी तरफ बढ़ते हुए कितने ही हाथों को उन्होंने बुता से ठुकरा दिया था। वो जहाँ जाते लड़कियां शहद की मक्खियों की तरह उनसे चिपकती थी, बल्कि उनकी एक क्लासमेट का तो कहना था कि वे चारों इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें एक साथ भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन किससे बढ़कर है। फ़हीम थोड़ा दिल फैंक किस्म का ज़रूर था, मगर फिर भी अब तक उसकी या इन तीनों की ज़िंदगी में किसी लड़की का वजूद नहीं था। वो पूरी तरह से वन वो मैन थे। वो किसी को भी अभी तक वो स्पेशल वन नहीं मिले थे सिवाय फ़हीम के, जिसकी कल रात ही उसकी शेरनी से मुलाकात हुई थी। वो कभी उससे किसी के पीछे नहीं गए थे, मगर वो आज ये काम कर रहा था सिर्फ एक लड़की के बाल देखकर। बिना उसका चेहरा देखे वो सिर्फ उसके बालों से इम्प्रेस हो चुका था। अब वो लड़की लेडीज बैग के शोरूम में जा रही थी। वो उसे शायद अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास भी हो गया था, तभी उसने झटके से मुड़कर अपने पीछे सर झुकाकर चलते रकीब को देखा था। इसी पल रकीब ने भी सर उठाकर उसकी तरफ देखा और स्वागत हो गया। इतना मुकम्मल और बेदाग हुसन वो बिना पलके झुकाए उसको देखता जा रहा था। वो एक बेहद खूबसूरत अरबी चेहरा और हैजत ग्रीन आंखों वाले लड़के थे, जिसकी गहरी गहरी जैसी आंखें और चेहरा उसको जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे पहले भी उसका चेहरा दे चुका है। पतली खड़ी छोटी सी नाक, बड़े बड़े गुलाबी होंठ, दहकते हुए गुलाबी गाल, सर पर स्टाइलिश ब्लैक हैट जिस पर एक सर पर ब्लू रिबन बंधा हुआ था। काले गरम लॉन्ग कोट के साथ वो ब्लू लॉन्ग स्कर्ट पहने हुए थी। वो अगर हाजिर दिमाग होता तो एक नज़र देखते ही उसे याद आ जाता कि उसको कहाँ देखा है, मगर अभी तो वो बस टिकटिकी बांधे उसको देखता जा रहा था। वो जो पहले उसकी मौजूदगी को महसूस करके पलटी थी, उसकी इस तरह से खुद को देखने से वो खौफजदा हो गए थे। वो अपने साथ मौजूद अपने दोस्त का हाथ पकड़े पलट कर जल्दी जल्दी भागने के अंदाज में आगे बढ़कर लेफ्ट साइड पर मुड़ गया थी। उसके मंदिर से हटते ही वो हड़बड़ाकर होश में आया और जिस तरफ वो गई थी उस तरफ तेजी से भागा। लेफ्ट साइड मुड़ते ही उसके सामने एक लिफ्ट नजर आई थी, शायद वो उसी लिफ्ट से नीचे गए थे। वो भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, इधर उधर उसको तलाश करते उसकी नजर मेन गेट तक गई थी जहाँ से वो बाहर जा रही थी। वो तेज से चलता हुआ उस तक पहुंचना चाहता था कि सामने से आ रहे एक बुढ़े आदमी को देख नहीं पाया था। उसकी टक्कर लगने से बुढ़ा नीचे गिर गया था। बददिमाग बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़कर 2 मिनट उस पर चलाकर उसे बूढ़े लोगों की इज्जत करना, उनकी मदद करना, उनके काम आने पर लेक्चर देना शुरू कर दिया था, जो 15 मिनट तक जारी रखा गया था। पूरे 15 मिनट के बाद वो बुढ़ा रकीम पर एहसान करने वाले अंदाज में उसे वहीं पर खड़ा छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। इस दौरान वो बेचैनी से बार बार दरवाजे को देखे जा रहा था और बुरे से जान छुड़ाकर वो भागता हुआ मेन गेट तक पहुंचा, मुतलाशी निगाहों से उसको ढूंढते हुए। वो बार बार दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ता हुआ चारों तरफ देखता जा रहा था, मगर वो शायद यहाँ से जा चुके थे। एक गहरा सांस लेते वो मम्मा डैड के लिए कल इन तीनों के साथ शॉपिंग करने का इरादा करते पार्किंग में मौजूद अपनी मुश्तरका कार की तरफ बढ़ गया था। कार में सीट से सर टकाते हुए आंखें मूंद कर बैठ गया था। बंद आंखों के पर्दे पर चम से 2 हैजल ग्रीन आंखों से सजा हुआ डरा सहमसा चेहरा और गटाउन जैसे बाल घूम गए थे। सिंड्रेला उसने बंद आंखों के सामने मुस्कुराते हुए उसके लिए नाम भी तजवीज़ कर दिया था और फिर झटके से आंखें खोलकर सामने देखा। ओह गॉश, ये क्या हो रहा है? मुझे ये लड़की क्यों मेरे हवास पर चढ़ रही है? रिलैक्स रकीब, रिलैक्स, कुछ नहीं है। अभी कुछ देर में तू उसको भूल चुका होगा। रिलैक्स बडी एंड बी काम। गहरी सांस लेकर जल्दी से कुछ नहीं हुआ। वो जेरे लब बड़बड़ाते हुए गहरी गहरी सांस लेता हुआ खुद को रिलैक्स करके गाड़ी स्टार्ट कर गया था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर वो चौंक कर दरवाजे को देखने लगा। आवाजें अब दरवाजे के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। वो तेजी से कुर्सी पर पड़ी हुई लड़की तक पहुंचा, उसको उठाकर अपने दाएं कांधे पर डालकर जैसे ही मुड़ा, 2 पुलिस ऑफिसर तेजी से अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे उदेर उम्र के 2 सूटेड बूटेड मर्द और परेशान चेहरे लिए 2 नौ उम्र लड़कियां भी थी। लड़की को छोड़ दो मिस्टर बेराम करीमी, एक पुलिस ऑफिसर ने उसके सामने गन ताने में कहा। नहीं,
یہ میری ڈال ہے، میں اسے کسی کو بھی نہیں دوں گا، کسی کو بھی نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت اور دیوانگی چھلک رہی تھی۔ لڑکی کو چھوڑ دو اور ہمارے حوالے کر دو، ورنہ مجبوراً تمہیں شوٹ کرنا پڑے گا۔ آفیسر نے ایک بار پھر سے اس کو دھمکایا اور پیچھے مڑ کر آنکھوں سے ان دونوں مردوں میں سے ایک کو خفیف سا اشارہ کیا۔ بہرام بیٹا دیکھو، تم اس کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں تم ابھی میری بات مان لو گے تو بعد میں جو تم کہو گے وہ کروں گا۔ اپنے باپ کی بات مان لو پلیز بیٹا۔ وہ دیر عمر مرد جس کا نام شہرام کریمی تھا، ترکی کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے، مگر اس وقت وہ صرف ایک مجبور اور ناکام باپ تھے۔ نو ڈیڈ، آپ بس ٹریک کر کے مجھ سے میری ڈال کو چھینے آئی ہے، مگر میں آپ سے لوگوں کو نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں سے مزید سختی سے پکڑ کر بولا تھا۔ دیکھو بیرام، تم چپ چاپ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ یہ آفیسر تمہیں مار دیں گے۔ آپ کے دوسرے مرد نے آگے آتے ہوئے کہا تھا، جن کا نام زہیب مراد تھا، اس لڑکی کے والد تھے۔ آپ صاحب اسے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، نہیں لے کر جا سکتے۔ مجھ سے میری ڈال کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ دیکھیے، اس گرم بیگ سے میں اسے ابھی نہلانے جا رہا ہوں، اپنی ڈال کو سجانے جا رہا ہوں، مگر آپ صاحب نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، مجھے ڈال سے کھلنے نہیں دیا۔ اب دیکھو وہ سو گئی ہے، سو گئی۔ اس کی باتیں سنتے زہیب مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہی حال دونوں لڑکیوں کا بھی تھا۔ زہیب مراد ان دونوں لڑکیوں نے ایک نظر گرم کھولتے ہوئے ویکس کو دیکھا۔ ان سب نے اپنے بر وقت پہنچنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ بہرام اب اس لڑکی کو کاندھے سے اتار کر اپنے سینے سے لگائے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کبھی اسے اپنے بازو میں چھپاتا اور کبھی جھک کر اس سے الگ کرتا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ پھر ایک نظر سامنے کھڑے لوگوں پر ڈالتا، وہ رک رک کر ایک ایک بات کو بول رہا تھا۔ سر سے ہوڈی کا کیپ اتر چکا تھا، جس سے اس کے بال بکھر گئے تھے۔ ہر ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا۔ اس وقت وہ سچ میں پاگل لگ رہا تھا۔ کب سے خاموش کھڑے آفیسر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو سے لڑکی کو نکالنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اسے زور سے آفیسر کے اسی ہاتھوں پکڑ کر دانتوں میں دبا لیا تھا اور پوری قوت سے اس پر دانت کاٹ دیے تھے۔ پل بھر میں ہی آفیسر کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا تھا اور وہ درد سے تڑپ کر چیخ اٹھا۔ دوسرے آفیسر نے تیزی سے آگے بڑھ کر گن کا پچھلا حصہ پوری قوت سے بہرام کے سر پر مارا، جس سے اس کے دانتوں کی گرد پہلے والے آفیسر کے ہاتھ پر ڈیلی ہوئی۔ آفیسر نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا اور دوسرے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ آفیسر باہر سے اور پولیس فورس کو اندر بلاؤ اور اس کو آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر اٹیک کرنے، زخمی کرنے اور ساتھ ہی مسٹر مراد کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے مینٹلی اور فزیکل ہیراس کرنے کے جرم میں اریسٹ کر لو۔ پہلے آفیسر نے ہاتھ جھٹک کر درد سے کراتے ہوئے دوسرے آفیسر سے کہا، مسٹر کریمی، آپ کا بیٹا تھوڑا نہیں پورا پاگل ہے۔ اس جیسے انسان کو آپ نے اب تک باہر رکھ کر مسٹر مراد کی فیملی کو ہی نہیں، شہر بھر کے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آئی ایم سوری، ہمیں اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ اس کو باہر رہنا دوسرے لوگوں کے نقصان دہ ہے۔ میڈیکل ایگزامن کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مکمل پاگل ہے تو اس کو ہم پاگل خانے شفٹ کر دیں گے۔ اب آفیسر نے شہرام کریمی کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے پولیس کے کچھ اہلکاروں نے دوسرے آفیسر کے اشارے پر سامنے بیٹھے بہرام کریمی کو ساتھی سے پکڑ کر اس لڑکی سے الگ کر دیا، جس کو وہ اپنے سینے سے لگائے غیر مرئی نقطے کو تکتا ہوا مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ لڑکی کے خود سے الگ ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے بفرتا ہوا، اس سے پہلے دوسرے پولیس آفیسر نے اس کی گردن پر ایک سائے پر ہاتھ سے وار کیا تھا، جس سے وہ پل بھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ باہر کھڑے زہیب مراد، ان دو نوعمر لڑکیاں جو کہ بالکل اس بے ہوش لڑکی کی ہم عمر تھی، تیزی سے بھاگتے ہوئے آ گئی۔ ایک لڑکی نے اس کی بے ہوش لڑکی کا سر اپنی گود میں رکھا، جبکہ دوسری نے اس کے گال تھپتھپاتی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے نفرت سے بیوقت بہرام کریمی کو دیکھا تھا، جس کے بے ہوش وجود کو اب پولیس گھسیٹ کر باہر لے کر جا رہے تھے۔ زہیب مراد اپنی بے ہوش بیٹی کو کی صورت دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شدید غم سے رو دیے۔ مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، میں ہی ذمہ دار ہوں اور تمہاری اس تکلیف کا۔ بہرام کو میں نے ہی چنا تھا تمہارے لیے، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو سنم۔